हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स ऑफ बीएससी सेकंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट यूनिट का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो, इसका जो स्टार्टिंग का पोर्शन है वो काफ़ी हद तक आपने ट्वेल्थ अप टू ट्वेल्थ क्लास डिस्कस कर लिया होगा, लेकिन फिर भी हम इसको जल्दी जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने क्या कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और क्या कुछ आपका इसके अंदर काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इलास्टिसिटी जो फिनोमेना है इसको डिस्कस करने से पहले हमें दो टर्म्स अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स एंड व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ, अगर अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ और अगर उसकी शेप या साइज चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप रबड़ को ऐसे पुल कर रहे हो, ठीक है, तो रबड़ की लेंथ ज्यादा हो गई, ठीक है, तो जिस फोर्स की वजह से उसकी शेप या साइज चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। आपको इस चीज के लिए ध्यान का रखना है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वो आपका दैट इज ऑलवेज एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ये वो एक्सटर्नल फोर्स होता है जब हम जिसको हम किसी बॉडी पे अगर लगाएं तो वो उसकी शेप और साइज को चेंज कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, क्लियर? तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि डिफॉर्मिंग फोर्स आपका क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स। इन अ सिमिलर वे अब देखते हैं कि आपका रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। देखिए कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या लिखा हुआ है। देखो, अब आपने रबड़ को यूं पुल किया, रबड़ को पुल करने के बाद आप जब उसको छोड़ते हो, देखो अब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन रबड़ अपनी शेप में वापस आता है, अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करता है। क्यों करता है? किसकी वजह से करता है? किसकी वजह से करता है? इंटरनल फोर्सेस की वजह से करता है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? इट इज द इंटरनल फोर्स ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अपनी शेप रीगेन कर लेती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स के बोलने नाम से पता लग गया कि अपनी शेप को वापस से, शेप और साइज को वापस से रिस्टोर कर रहा है, ठीक है बॉस। ओके जी। तो यहां से यार पहले आपको दोनों चीजें क्लियर होगी ना कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स होता है, और आपका रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? इंटरनल फोर्स होता है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होता है। देखो, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इलास्टिसिटी क्या होता है। इट इज अ property of a body, it is the property of a body by virtue of which it regains its original shape or size after removal of deforming force, ठीक है। क्या बोल दिया? ये वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से बॉडी अपना शेप और साइज रीगेन कर लेती है। इस फिनोमेना को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। ओके बॉस, ये तो हमने पढ़ा इलास्टिसिटी होता है, लेकिन एक थोड़ी सी बोरिंग लाइन लिखी हुई है जिसको मैं बताना चाहूंगा कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ विच इट ओपोजेस एनी चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। तो ये क्या करती है कि अपनी जिस शेप में है ना उसी शेप में रहना चाहती है, उसको उस शेप को चेंज नहीं होने देना चाहती। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। दिखने में ये लाइन काफी बोरिंग सी लग रही है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपसे कोई पूछे कि स्टील और रबर में से मोर इलास्टिक कौन सा है, सोचिए। अब आपने तो ये पढ़ा है कि रीगेन करती है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। देखो, रबड़ को भी अगर विद इन इलास्टिक, देखो ऑल दिस इज हैपनिंग विद इन इलास्टिक लिमिट। आप चाहो तो लिख लेना कि विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? उसके बाद रूल फॉलो नहीं करते, रबड़ टूट जाए सपोज। ओके, तो स्टील और रबड़ क्या है? इसके अंदर मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि स्टील और रबर में से ज्यादा इलास्टिक कौन सा है। तो आपका स्टील की जैसे मान लो पतली सी पत्ती ले लो, उसको हल्का सा करके छोड़ोगे तो वो भी वापस आएगी, और रबड़ को भी अगर यूं मोड़ के अगर वापस छोड़ोगे तो आपका रबड़ ही वापस आएगा, पुल करके छोड़ोगे तो भी वापस आएगा। तो आपको दिखने में तो लग रहा होगा रबड़ मोर इलास्टिक है, लेकिन ये वाली लाइन पढ़ो कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ व्हिच इट ओपोजेस एनी चेंज इन इट शेप। तो अपनी शेप में चेंज को कौन ज्यादा अपोज करेगा? दैट इज मोर इलास्टिक। जो कम अपोज करेगा वो लेस इलास्टिक। तो देखो, रबड़ और स्टील में से किसको बेंड करने में या किसको उसकी शेप को चेंज करने में किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा? दैट इज स्टील। इसलिए आपका स्टील इज मोर इलास्टिक। ओके ब्रो, काफी कॉमन एग्जांपल है, बट स्टिल यू शुड नो कि स्टील आपका क्या है? मोर इलास्टिक। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी होती क्या होती है। देखो, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसे बोलते हैं?
परफेक्टली इलास्टिक बॉडी उनको बोलते हैं, देखो इलास्टिसिटी वो फिनोमिना है जिसकी वजह से बॉडी अपनी शेप रीगेन कर ले। जो 100% रीगेन कर ले उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। जो एज इट इज रह जाए, मान लो उसको ऐसे मोड़ा ऐसा रह जाए, जैसे मोम को ऐसे ऐसे बना दिया, उसको किसी भी शेप में बना दिया, वो जिस शेप में रह जाए, समझ रहे हो, जिस शेप में बनाया रिमेन्स इन द डिफॉर्म स्टेट, उस शेप में रह जाए, उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ओके बॉस। अच्छा, एक डेफिनेशन और रहेगी जिसको हम बोलते हैं, बता देता हूं इसको, 1 सेकेंड। हाँ जी, सो द लास्ट टॉपिक इज रिजिड बॉडी एंड नॉन रिजिड बॉडी। देखिए रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी हम उनको बोलते हैं अगर हम किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं। डिफॉर्मिंग फोर्स में आपको पहले बता चुका हूं क्या होते हैं, कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे लगाएं जिसकी वजह से उसका शेप और साइज चेंज हो जाए, उस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। बेसिकली एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के अगर उस बॉडी की शेप चेंज कर दी, अब देखो ठीक है, अगर उस बॉडी की शेप चेंज कर दी, तो शेप चेंज करने से क्या हो रहा है, बेसिकली देखो बॉडी क्या होती है, ग्रुप ऑफ एटम से बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल रबड़ है, अब मैंने उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसको ऐसे पुल कर दिया, अब क्या होगा कि जो एटम्स थे वो पास पास थे वो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इंटर एटॉमिक सेपरेशन है वो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आपका इंटर एटॉमिक सेपरेशन अगर आपका चेंज हो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पे, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पे अगर आपका इंटर एटॉमिक सेपरेशन चेंज हो जाए, तो उन बॉडीज को हम बोलते हैं नॉन रिजिड बॉडी। अगर आपका सेपरेशन चेंज ना हो, चेंज नहीं हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। ठीक है।